थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर के घने और रहस्यमयी जंगलों में एक खतरनाक और अप्रत्याशित लड़ाई छिड़ गई है। यह लड़ाई सिर्फ दो देशों के बीच नहीं, बल्कि दो अलग-अलग ताकतों और विचारधाराओं के बीच है। एक तरफ है थाईलैंड की ताकतवर मॉडर्न मिलिट्री, जिसके पास लेटेस्ट हथियार, टैंक और तकनीक है। दूसरी तरफ है कंबोडिया की कमजोर सेना, जिसके पास पुराने हथियार और सीमित संसाधन हैं। थाईलैंड अपने एडवांस्ड हथियारों, सशक्त टुकड़ियों और अमेरिका के सपोर्ट के साथ ऑपरेशन यूथा बोर्डिंग चला रहा है। इस ऑपरेशन ने बॉर्डर को एक खतरनाक युद्ध क्षेत्र में बदल दिया है, जहां हर कदम पर खतरा है और हर मोर्चे पर तनाव। कंबोडिया की सेना थाईलैंड की मिलिट्री स्ट्रेंथ के सामने बहुत कमजोर है। उसके पास न तो पर्याप्त सैनिक हैं, न ही आधुनिक हथियार, और उसकी एयर फोर्स भी लगभग नाम मात्र की है। ऐसे में कंबोडिया की स्थिति बेहद नाजुक है। लेकिन यह संघर्ष सिर्फ बॉर्डर या मिलिट्री ताकत का नहीं है। इसकी जड़ें औपनिवेशिक इतिहास, प्राचीन मंदिर विवादों और दोनों देशों की राजनीतिक अस्थिरता में गहराई से जुड़ी है। प्रीह विहार मंदिर जैसे ऐतिहासिक स्थल इस विवाद का केंद्र बन गए हैं। कंबोडिया में चीन का गहरा प्रभाव और उसकी मदद ने इस लड़ाई को एक नई दिशा दे दी है। अब यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि एक प्रॉक्सी बैटल ग्राउंड बन चुका है, जिसमें अमेरिका और चीन जैसी ग्लोबल पावर्स भी शामिल हैं। जैसे जैसे थाईलैंड और कंबोडिया एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, असली सवाल यह है कि क्या इस संघर्ष का हल युद्ध से निकलेगा या फिर कूटनीति और बातचीत से। शायद असली विजेता वही होगा जिसने एक भी गोली नहीं चलाई, बल्कि शांति की राह चुनी। इस युद्ध की जड़ें औपनिवेशिक काल के नक्शों और उन सीमाओं में छुपी हैं, जिन्हें विदेशी ताकतों ने अपने हितों के अनुसार खींचा था। इन नक्शों ने न सिर्फ थाईलैंड और कंबोडिया के बीच की सीमाओं को जटिल बना दिया, बल्कि दोनों देशों के बीच अविश्वास की नींव भी रख दी। इस विवाद का केंद्र प्राचीन प्रेह विहार मंदिर है, जो सैकड़ों सालों से सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का केंद्र रहा है। दोनों देशों के लिए यह मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक बन गया। 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मंदिर कंबोडिया को सौंप दिया, लेकिन उसके आसपास की जमीन को लेकर कोई स्पष्ट फैसला नहीं हुआ। इससे दोनों देशों के बीच तनाव और गहरा गया और सीमा पर असमंजस की स्थिति बनी रही। हाल के वर्षों में तनाव तब और बढ़ गया जब थाई सैनिकों को सीमा पर कथित तौर पर कंबोडिया द्वारा बिछाई गई लैंडमाइन से गंभीर चोटें आईं। इस घटना ने पुराने घावों को फिर से हरा कर दिया। जवाब में थाईलैंड ने कई बॉर्डर पॉइंट्स पर हवाई हमले शुरू कर दिए, जिससे सीमावर्ती इलाकों में दहशत फैल गई। दोनों देशों की सेनाएं पूरी ताकत से आमने सामने आ गईं। तोपखाने से भारी गोलाबारी हुई, जिससे सीमा के दोनों ओर के गांवों में तबाही मच गई। गोलियों और धमाकों की आवाजें कई दिनों तक गूंजती रहीं। आम नागरिकों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा। हजारों लोग शरणार्थी बन गए और बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए हालात बेहद मुश्किल हो गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर नागरिकों और पवित्र स्थलों को निशाना बनाने का आरोप लगाया, जिससे नफरत और हिंसा की आग और भड़क उठी। राजनयिक संबंधों में भी दरार आ गई। बातचीत की कोशिशें नाकाम रहीं और दोनों देशों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। राजदूतों को वापस बुला लिया गया, जिससे दोनों देशों के बीच संवाद के सारे रास्ते बंद हो गए। दूतावास खाली हो गए, फोन लाइनें कट गईं और सीमा चौकियां बंद कर दी गई। दोनों देशों के बीच एक गहरी खाई बन गई। जो एक लैंडमाइन घटना के रूप में शुरू हुआ था, वह अब हमले और जवाबी हमले के एक अंतहीन चक्र में बदल चुका है। सीमा पर हर दिन तनाव और डर का माहौल है। राष्ट्रवादी भावनाएं चरम पर हैं और दोनों देशों के लिए अब पीछे हटना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। इस संघर्ष ने न सिर्फ सीमाओं को, बल्कि दिलों को भी बांट दिया है। मिलिट्री का असंतुलन साफ है। थाईलैंड और कंबोडिया की सेनाओं के बीच फर्क बहुत गहरा है। दोनों देशों की सैन्य ताकत, संसाधन और रणनीति में जमीन आसमान का अंतर है, जो इस क्षेत्र की सुरक्षा और शक्ति संतुलन को प्रभावित करता है। थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया के सबसे मजबूत देशों में से एक है, जिसके पास एक बड़ा बजट, मॉडर्न जेट और एक ताकतवर नेवी है। उसकी सेना को हर साल अरबों डॉलर मिलते हैं, जिससे वह नई तकनीक,
हथियार और ट्रेनिंग में निवेश कर सकता है। थाईलैंड की एयरफोर्स के पास एडवांस्ड फाइटर जेट्स और मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम है, जबकि उसकी नेवी के पास कई युद्धपोत और सबमरीन भी हैं। उसकी 360,000 सैनिकों वाली सेना अच्छी तरह से प्रशिक्षित और सुसज्जित है, जबकि उसकी एयरफोर्स आसमान पर हावी है। थाई सैनिकों को रेगुलर ट्रेनिंग, मॉडर्न गियर और इंटरनेशनल एक्सरसाइज का फायदा मिलता है, जिससे उनकी प्रोफेशनलिज्म और क्षमता और बढ़ जाती है। इसके विपरीत कंबोडिया के पास एक बहुत छोटी, कम सुसज्जित सेना है और कोई फाइटर जेट नहीं है, जिससे उसके सैनिक असुरक्षित हैं। कंबोडिया की सेना के पास पुराने हथियार, सीमित संसाधन और बेसिक ट्रेनिंग है, जिससे उसकी युद्ध क्षमता काफी सीमित हो जाती है। थाईलैंड की पारंपरिक श्रेष्ठता उसे अपनी मर्जी से हमला करने की अनुमति देती है, लेकिन कंबोडिया गुरिल्ला रणनीति अपनाता है और चीन के समर्थन पर निर्भर करता है। कंबोडिया की सेना सीमित संसाधनों के बावजूद जंगलों में छिपकर छोटे छोटे हमलों और घात लगाकर लड़ाई करने में माहिर है। जंगल का इलाका और कंबोडिया का दृढ़ संकल्प थाईलैंड के फायदे को एक लंबी, महंगी लड़ाई में बदल सकता है। घने जंगल, ऊबड़-खाबड़ रास्ते और स्थानीय समर्थन कंबोडिया को एक मजबूत डिफेंसिव पोजीशन देते हैं, जिससे थाईलैंड के लिए जीत आसान नहीं रहती। कागजों पर थाईलैंड को जल्दी जीतना चाहिए, लेकिन असलियत कहीं ज्यादा जटिल है। रणनीतिक चुनौतियां, इलाके की मुश्किलें और कंबोडिया की जिद्दी प्रतिरोध क्षमता युद्ध को लंबा खींच सकती है। कंबोडिया की असम्मित रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन एक त्वरित जीत को मुश्किल बनाते हैं। चीन और अन्य देशों से मिलने वाली मदद कंबोडिया को जरूरी संसाधन और राजनीतिक समर्थन देती है, जिससे वह लंबे समय तक टिक सकता है। युद्ध का परिणाम कुछ भी निश्चित नहीं है। दोनों देशों की रणनीति, संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय हालात मिलकर इस संघर्ष को और भी जटिल बना देते हैं, और यही इसे इतना दिलचस्प और अनिश्चित बनाता है। युद्ध के असली शिकार वे नागरिक हैं जो क्रॉसफायर में फंस गए हैं। तोपखाने और हवाई हमलों ने गांवों को तबाह कर दिया है, जिससे 130,000 से अधिक लोग अपने घरों से भागने को मजबूर हुए हैं। अस्थायी शिविरों में भीड़ है, जहां भोजन, पानी और दवाएं कम हैं। बच्चे विशेष रूप से कमजोर हैं, उनकी शिक्षा और सुरक्षा छिन गई है। आधिकारिक मौतें बढ़ रही हैं, लेकिन वास्तविक संख्या शायद बहुत अधिक है। सहायता कर्मी दूरदराज के इलाकों तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और मनोवैज्ञानिक घाव सालों तक रहेंगे। इस लड़ाई ने दशकों में क्षेत्र का सबसे बुरा मानवीय संकट पैदा किया है। हजारों लोगों के लिए युद्ध ने न केवल घर बल्कि जीवन जीने के पूरे तरीके को नष्ट कर दिया है। मानवीय लागत हर दिन बढ़ रही है। इस संघर्ष पर चीन का साया बहुत बड़ा है। बड़े पैमाने पर निवेश और सैन्य सहयोग के माध्यम से बीजिंग ने कंबोडिया को अपना सबसे करीबी साउथ ईस्ट एशियाई सहयोगी बना लिया है। कंबोडिया के रीम नेवल बेस के लिए चीन की फंडिंग उसे इस क्षेत्र में एक रणनीतिक पकड़ देती है। हालांकि सीधे हस्तक्षेप करने की संभावना नहीं है, चीन राजनयिक कवर, सैन्य सहायता और आर्थिक सहायता प्रदान कर सकता है। थाईलैंड के लिए यह हर कदम को जटिल बनाता है। बीजिंग के गुस्से को मोल लेना गंभीर परिणाम दे सकता है। यह युद्ध अब सिर्फ एक स्थानीय विवाद नहीं है, यह साउथ ईस्ट एशिया में बड़ी शक्ति के प्रभाव का एक टेस्ट है। जैसे जैसे थाईलैंड और कंबोडिया खून बहा रहे हैं, चीन चुपचाप अपने हित साध रहा है। कंबोडिया का समर्थन करके बीजिंग अपना प्रभाव मजबूत करता है और क्षेत्र में अमेरिकी गठबंधनों का परीक्षण करता है। चीन का समर्थन कंबोडिया को एक अधिक वफादार प्रॉक्सी बनाता है, जबकि युद्ध थाईलैंड के अमेरिका के साथ संबंधों को तनावपूर्ण करता है। यह संघर्ष चीन को खुद को एक स्टेबलाइजर के रूप में पेश करने देता है, भले ही वह क्षेत्रीय अस्थिरता से लाभ उठाता हो। आसियान विचलित है और अमेरिकी प्रभाव कमजोर हो रहा है। इस भू राजनीतिक शतरंज के खेल में चीन अधिक मजबूत होकर उभरता है, बिना एक भी गोली चलाए। असली विजेता वह हो सकता है जो दूर से तार खींच रहा हो। घरेलू राजनीति दोनों तरफ आग भड़का रही है। कंबोडिया में
हुन परिवार युद्ध का उपयोग ताकत दिखाने और आर्थिक समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए करता है। थाईलैंड के लिए राजनीतिक अस्थिरता और एक निलंबित प्रधानमंत्री सेना को नियंत्रण स्थापित करने का मौका देते हैं। राष्ट्रवादी बयानबाजी आबादी को एकजुट करती है और असहमति को दबाती है। दोनों सरकारें वृद्धि को राजनीतिक रूप से उपयोगी पाती हैं, जिससे शांति की संभावना कम हो जाती है। सैनिक एक बड़े राजनीतिक खेल में मोहरे हैं। युद्ध जितना क्षेत्र के बारे में है, उतना ही घर में सत्ता के बारे में भी है। दुनिया देख रही है, लेकिन शांति अभी भी दूर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई है, लेकिन प्रतिद्वंद्वी हित निर्णायक कार्रवाई को रोक रहे हैं। आसियान शांति का आह्वान करता है, लेकिन उसके पास युद्ध विराम लागू करने की शक्ति नहीं है। अमेरिका संयम बरतने का आग्रह करता है, मानवीय नतीजों और चीन के बढ़ते प्रभाव दोनों से सावधान रहता है। राजनयिक चैनल जमे हुए हैं, राजदूतों को निष्कासित कर दिया गया है और बातचीत ठप है। चुपचाप बैक चैनल प्रयास जारी है, लेकिन राष्ट्रवादी जुनून बहुत अधिक है। फिलहाल शांति का रास्ता राजनीति और गौरव से अवरुद्ध है। इस युद्ध ने साउथ ईस्ट एशिया के राजनीतिक नक्शे को फिर से बना दिया है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच विश्वास टूट गया है और सीमा एक फ्लैश पॉइंट बनी हुई है। चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, जबकि अमेरिकी गठबंधनों का परीक्षण हो रहा है। आसियान के एकता के सपने को एक बड़ा झटका लगा है। केवल साहसिक कूटनीति ही इस चक्र को समाप्त कर सकती है, लेकिन राष्ट्रवादी दबाव इसे असंभव बनाते हैं। ये क्षेत्र एक पतली धार पर खड़ा है, जिसमें पुराने शिकायतें नए खतरों को बढ़ावा दे रही हैं। ये संघर्ष एक स्पष्ट चेतावनी है। इतिहास, राजनीति और बड़ी शक्ति प्रतिद्वंद्विता एक ऐसी आग लगा सकती है जो पूरे क्षेत्र को खतरे में डालती है।